नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। आज बात सिक्किम की। सिक्किम का जिक्र अक्सर बहुत ही खूबसूरत और एक सुकून भरी जगह के तौर पे होता है, एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट। लेकिन मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात वहां पर अचानक से डैम फटा, अचानक सब कुछ बदल गया और इसकी चपेट में हजारों लोग आए। अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 100 से ज्यादा लोग गायब हैं, जिनमें की सेना के जवान भी शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से झील के ऊपर मोरैन से बनी ग्लेशियर लेक पिघली, जिसका बोझ ये झील संभाल नहीं पाई। लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि 10 साल पहले ही इसका अंदेशा जताया जा चुका था। इसरो के 2 वैज्ञानिकों और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की वैज्ञानिक SN राम्या ने करंट साइंस जर्नल में एक शोध पत्र छपवाया था। इस रिसर्च पेपर में यह बताया गया था कि 1962 से 2008 के बीच ग्लेशियर 1.9 किलोमीटर सिकुड़ चुका है। इससे झील के फटने का अंदेशा है, जो 42% तक का है। यानी कि ये जो अंदेशा था कि झील फट सकती है, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है, वो 42% था। तो चेतावनी मिली थी, जिसे हमने अनसुना कर दिया। इस सीधी चेतावनी के अलावा आसपास के पहाड़ों से लगातार इशारे मिल रहे हैं कि पहाड़ अब बहुत बोझ सहन करने लायक नहीं बचे हैं। आज इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने वहां से भेजी है ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए इसे। नेशनल हाईवे 10 पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। ये एक अहम कनेक्टिविटी रूट है, सिक्किम को देश से जुड़ता है ये नेशनल हाईवे। और आप देखिए यहाँ पे मलबा कितना है। गाड़ी का जो चक्का है वो पूरी तरीके से मलबे के नीचे चला गया है। और ये स्थिति हुए है जो अचानक तीस्ता नदी में बाढ़ आई, उसके बाद इस तरफ आप नदी का फ्लो देख सकते हैं। नदी स्पेट में है, काफ़ी ज़्यादा पानी है नदी में। और यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरा नदी स्पेट में है और आगे का जो ब्रिज है वहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से कट चुका है। ब्रिज बंद है सामने वाला। और यही स्थिति है नेशनल हाईवे 10 का, जो एक अहम कनेक्टिविटी रूट है, बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है। लेकिन यहाँ पे रास्ता का स्थिति नहीं है कि इस रास्ते पर गाड़ी चल सके बाढ़ के कारण। कैमरा पर्सन जी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। पानी का इतना ये लेवल आप पहले कभी देखा? 71 के बाद इस लेवल तक पानी? पैदा होने से पहले आया था बोलता था, लेकिन पैदा होने के बाद कभी नहीं देखा। हम अपने आंखें से कभी नहीं देखा है। इतना पानी कहाँ तक पहुँचे थे कल? कल ये रोड क्रॉस करके वो घर के ऊपर छत दिखाई दे रहा था। कल छत ही दिखाई दे रहा था। सब उधर वो जो पानी का दाग है वहाँ तक पानी था। अच्छा, और ये आप बोल रहे थे ब्रिज के ऊपर के आसपास तक वो ब्रिज के पिलर तो पूरा वो जो ब्रेक स्क्वायर है ना, उसके थोड़ा नीचे वो दाग है, वहाँ तक पहुँच गया था। अच्छा, तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि सिक्किम में क्या हुआ है। सिक्किम में जो हुआ है वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लॉफ, ये बादल फटने से बहुत अलग है। ये दक्षिणी लोनाक झील में हुआ है, जो कि एक ग्लेशियर है और यहीं से तीस्ता नदी की शुरुआत होती है और यहां से पानी नीचे चुंगतांग डैम तक पहुंचता है। तीस्ता के सभी निचले हिस्सों में इसकी वजह से बाढ़ आ गई है और यहां से नीचे बारदांग का इलाका है, जहां पे सैनिक लापता हुए। नदी यहां से बहते हुए पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश में जाती है और उस इलाके से होते हुए जाती है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं। अब मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे, कहां पर है ये। सिक्किम का नक्शा है ये। अब दक्षिण लोनक झील जो है वहां पे ये दूर दराज सिक्किम से सुदूर उत्तर पश्चिम इलाके में झील है। ये बुधवार 1 बजे के करीब यहाँ पे ये झील फटी, जो ग्लेशियर लेक है। और उसके बाद झील फटने से तीस्ता नदी में अचानक से बाढ़ आई। इसकी वजह से तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट में तबाही मची। चुंगथांग में बुधवार की सुबह उफनती हुई तीस्ता ने बिजली परियोजना को तबाह कर दिया। यहां पर जो एक हाइड्रो पावर प्लांट था, यह सिक्किम का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि तबाह हो गया। और इसके साथ साथ
जो लोग घायल हुए हैं या जो लोग लापता हैं वो लोग ज़्यादातर मंगन ज़िले के चुंगतांग से हैं और डिक्चू से हैं। इसके अलावा गैंगटॉक ज़िले के सिंगताम और रंगपो में काफ़ी तबाही मची है। तो इन इलाकों में, रंगपो जो है वो पांग्योंग ज़िले में है, इन इलाकों में उफनती तीस्ता नदी से काफ़ी तबाही मची है, बल्कि निचले इलाकों में भी तीस्ता के तेज़ बहाव में घर, सड़क, पुल ये सभी तबाह होते गए हैं। कई लोगों की इसमें जान गई है, बहुत सारे लोग लापता हैं। बताया जा रहा है भी कि इसमें 23 सैनिक भी गायब हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे। वहाँ पर हम सब जान रहे हैं कि राहत का काम, बचाव का काम इस वक्त बहुत अहम है और एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल कारवाल जो कि एनडीआरएफ के डीजी हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। ये सबसे पहले ये जानकारी दें कि किन इलाकों में सबसे ज़्यादा तबाही मची है। चुंगथांग से ऊपर के जो एरियाज हैं, लाचन और लाचुंग वैली, वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं और काफ़ी लोग टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हुए हैं, लोकल लोग भी हैं। कम्युनिकेशन लिंक टूटा हुआ है, मोबाइल फ़ोन कवरेज का भी और रोड कनेक्टिविटी का भी। इसलिए डैमेज का सही असेसमेंट लगाना मुश्किल है, लेकिन जो फीडबैक आ रही है वो यही है कि वहाँ लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, लेकिन लोगों को हार्डशिप है क्योंकि वो फंस गए हैं, लौट के नहीं आ पा रहे। जी जी, हमारे साथ हिमांशु ठक्कर भी जुड़े हैं जो पर्यावरणविद हैं। आपके पास वापस लौटेंगे हम अतुल जी। हिमांशु ठक्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, जो यहाँ पर तबाही दिखी है, एक रिपोर्ट जब सामने आ रही है कि इसरो ने इसके बारे में एक पहले ही जानकारी दी थी कई साल पहले। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है वो क्यों होता है, कैसे हुआ, ये पता चला है अब कि यहाँ पे ग्लेशियर काफी सिकुड़ चुका था। जी, ये जलवायु परिवर्तन के दौर में जो ग्लेशियर्स है जो ज्यादातर बर्फ से आच्छादित होते हैं वो पिघल रहे हैं तापमान बढ़ने से। और ये तापमान बढ़ने से पानी बनते हैं, बर्फ का पानी बनता है। वो पानी इकट्ठा होता है तालाब में, लेक में, और क्योंकि उसमें उसके आसपास मोरेन, एक मिट्टी की दीवार होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पानी संग्रहित होता है। जहाँ बर्फीली ऐसी दीवार हो तो ऐसे लेक बनता है, इसको ग्लेशियर लेक कहते हैं। और कुछ अलग अलग ट्रिगर की वजह से ये जब फटता है तो बाढ़ आती है। चोराबारी लेक से उत्तराखंड में हुआ था 2 जून 2013 में। चमोली में भी इसी तरीके से थोड़ी हुआ था फरवरी 2021 में। महत्व की बात यह है कि ये सिर्फ 10 साल पहले नहीं पता था। द फैक्ट दैट ये लेक बढ़ रहा है ये 1977 से पता है। और ये ग्लोफ का एक सोर्स है, वो सरकार की किताबों में 14 और ग्लोफ लोग के साथ सम्मिलित है भूटान, सिक्किम के लिए। और ये जो चुंगथांग है उससे 65 किलोमीटर ऊपर है। अभी जब हादसा हो गया उसके बाद कल एनडीए में कह रहा है कि अभी हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। आपको जब पता है कि ऐसा रिस्क यहां पर है तो पहले से क्यों नहीं लगाई? यही सवाल चमोली के बाद उठा। चमोली में जब ये भयंकर हादसा हुआ, 100 लोग मर गए, उसके बाद एनटीपीसी वहां जो था उनका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया, तो कह रहे हैं अभी हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे। तब भी हम दूसरे जगह पे नहीं देख रहे हैं कि कहां कहां जरूरत है। और आज अभी यहां हादसा हुआ तो अभी कह रहे हैं अभी हम यहां अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे। तो जहां जहां हादसा होता है उसके बाद लगाते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि ये सिर्फ 10 साल से नहीं और भी पहले से ही पता था कि ये होगा। और 10 साल से तो रिपोर्ट भी सामने आ गई थी। तो इसमें क्या किया जा सकता था यहाँ पे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम? अब जो ये एकदम अचानक से ये बर्स्ट हुआ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ये इसके पहले कुछ ट्रिगर ऐसा कुछ की समझ में आया कि ऐसा होने वाला, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब यहाँ पर क्या बेहतर किया जा सकता था? अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब है कि आप एक तो तरीका एक्चुअली हमारे पास है ऑलरेडी। सेंट्रल वाटर कमीशन जो फ्लड फोरकास्टिंग करता है उसका चुंगथांग से 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम में लाचन में एक साइट है, फोरकास्टिंग साइट। वो साइट पे 3 तारीख को रात को 10 बजे से के बाद कोई रीडिंग अवेलेबल नहीं है। यानी ये यदि पता होता तो कम से कम 20 मिनट का समय चुंगथांग में मिलता। तब तक वो 20 मिनट में हो सकता है वो डैम के खाली करके उसके गेट्स खोल दिए जाते, और हो सकता है कि ये डैम नहीं बहता। और ये डैम की कीमत आज 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट आप कहीं लगाएंगे तो कीमत 20 से 25 हजार करोड़ है।
सोचिए, इसके लिए सेंट्रल वाटर कमीशन का फ्लड फोरकास्टिंग भी काम नहीं किया। दूसरा, आप रडार बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं, कोई आप लोकल रिमोट सेंसिंग से जैसे ही हादसा हुआ सुबह में 6 बजे हमारे एनआरएससी के सैटेलाइट इमेजेस आ गई कि ये लेक अभी इतना सिकुड़ गया है, 168 हेक्टेयर की जगह पे 68 हेक्टेयर बच गया है, 100 हेक्टेयर कम हो गया है। अरे भाई साहब, वो आपके पास सैटेलाइट इमेज अभी आ रही है, तो हादसे के पहले क्यों नहीं सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो रहा था? तो बहुत तरीके होते हैं, आप उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन हम इस प्रिवेंशन में बहुत बुरे हैं। हम एक बार हादसा आने के बाद उसको एड्रेस करने में हमारी होशियारी ज्यादा है। जी जी, अतुल जी भी हमारे साथ हैं। आपने सही कहा कि यहाँ पे हमको पहले से पता था, अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए थी, इस पर ध्यान देना चाहिए था। एक बार हो गया तब हम आप इसकी बात कर रहे हैं, पर इस समय जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको बचाव के काम में एनडीआरएफ जुटी हुई है और भी वहाँ पर एजेंसीज मौजूद हैं, पर इस समय इस इलाके की चुनौतियाँ क्या हैं अतुल जी? एनडीआरएफ की टीम्स सिंगताम और रंगपो में हैं, जिन्होंने काम कल से सुबह से शुरू किया हुआ है, और 2 हमारी टीमें सिलीगुड़ी में हैं जो एयरलिफ्टिंग की वेट कर रही हैं। मौसम साफ होने से हमको एयरलिफ्ट करके वो चुमथांग तक होपफुली कल सुबह ले जा पाएंगे। जैसा सुनने में आया है कि वहाँ जो डैम है उसमें भी शायद कुछ लोग फंसे हैं, उनको निकालने के लिए एनडीआरएफ के लोग कल सुबह से वहाँ मुहैया हो जाने चाहिए, वेदर परमिटिंग। और इसके साथ साथ हम कम्युनिकेशन लिंकेज एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। हम अपना क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेनास, वीसेट टर्मिनल्स, सैटेलाइट फोन्स भी बड़ी संख्या में ले जा रहे हैं, ताकि वहां से डैमेज असेसमेंट के बारे में कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश हो पाएगा। इसके सिवा जो लोग फंसे हैं, 3000 के आसपास टूरिस्ट हैं, उनका भी जो एक रोजमर्रा की जरूरतें हैं, खाना पीना है, उसका भी बंदोबस्त स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, जिसमें आर्मी, आईटीबीपी भी जुड़ी हुई है। जी जी, एक छोटा सा सवाल हिमांशु जी आपसे कि ये जो लोनाक झील है वो दरअसल एक ग्लेशियर है और यहाँ से ही तीस्ता नदी की शुरुआत होती है। ये पश्चिम बंगाल में भी जा रही है, ये यहाँ से इसमें बांग्लादेश में भी जा रही है। तो ये जो तबाही है वो निचले इलाकों तक भी है, कई जगह जो वेस्ट बंगाल सिक्किम का बॉर्डर है वहाँ पे भी, तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे दरअसल हुआ क्या? और सिक्किम क्योंकि एक ऐसी जगह है, खास करके कहा जाता है, जहां पर हम पर्यावरण को फिर भी बहुत बेहतर मैनेज कर रहे हैं, पर क्या पहाड़ों पे फिर भी जो दबाव बढ़ रहा है उसी का नतीजा ये दिख रहा है? ये तो है कि पहाड़ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो एक पहाड़ की कैरिंग कैपेसिटी और उसकी वल्नरेबिलिटी की देख के नहीं हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली। जैसे ये मैं एक उदाहरण बताऊं, ये जो चुंगथांग डैम जो बह गया 1200 मेगावाट का, उसकी स्पिलवे कैपेसिटी 7000 क्यूमेक्स थी। ये ग्लोफ के लिए काफी नहीं है। ऐसा डैम क्यों वहां पर बनाने की परमिशन दी गई जिसकी स्पिलवे कैपेसिटी आपको ग्लोफ और रेनफॉल के फ्लो को लेने की कैपेसिटी नहीं है? और फिर यदि ये इतना कॉस्टली डैम वहां पर बनाया गया तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं गई? अच्छा, आप देखिए, जब उनको चेतावनी भी मिलती है डैम ऑपरेटर्स को, तो चेयरमैन क्या कहते हैं कि हमारे लोग डैम के ऊपर गए गेट खोलने के लिए। ऐसे डैम्स के गेट जो है वो इलेक्ट्रिकली खोले जाते हैं, उसके लिए मैकेनिकली नहीं खोले जाते हैं। इसका मतलब है कि उसको इलेक्ट्रिक सिस्टम भी काम नहीं कर रही थी। इसका मतलब डैम सेफ्टी रेगुलेशन का भी सरासर उल्लंघन हुआ है। सेंट्रल वाटर कमीशन का नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स है, उसमें देश के सभी लार्ज डैम्स का लिस्ट है, जिससे कि पता चले कि कौन से लार्ज डैम सेफ्टी में आएंगे। लेकिन ये डैम उस लिस्ट में है ही नहीं। सोचो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट सेंट्रल वाटर कमीशन के नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स में उसका नाम ही नहीं है। तो हमारा डैम सेफ्टी कितना पुअर है, हमारा उसका जो अप्रेजल कितना पुअर है, और कैसे हम योजनाएं बनाते हैं वहां की स्थिति को देखे बिना ये इस सबसे निकलता है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इससे, और ये साफ जाहिर हो रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, कि किस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, क्या क्या चूक हुई है अर्ली वार्निंग सिस्टम के अलावा। जब ये प्रोजेक्ट वहाँ पर बनते हैं तो क्या चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया, अप्रेजल समय पर नहीं हुए, और हम बिल्कुल तैयार नहीं थे इन चीज़ों के लिए। बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु ठक्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच की पड़ताल में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। हमारे साथ इस वक्त अतुल जी जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद भी उनसे चर्चा करेंगे वहाँ पर की चुनौतियों को लेकर, किस तरह से वहाँ राहत का, बचाव का काम चल रहा है।
सिक्किम में जो इस समय हालात हैं उसके लिए किस तरह से चेतावनियों को नज़रअंदाज किया गया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस समय जो स्थिति है उसमें एनडीआरएफ की टीम जुड़ी हुई है, वहां पर बचाव के काम में अतुल कारवाल जी हमारे साथ हैं। सिक्किम के ऊपरी इलाकों में ग्लेशियल बर्स्ट हुआ, लेकिन इसका असर कहां तक देखा जा रहा है? इसका असर काफी नीचे तक आ रहा है, वेस्ट बंगाल तक आ रहा है। तो हमारी 60 टीमें सिलीगुड़ी से नीचे तक रिवर के अलोंग तैनात हुई हैं, और ताकि वेस्ट बंगाल में, सेकेंडली वेस्ट बंगाल में जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का डैम है वहां से भी कुछ पानी रिलीज हुआ है ताकि वो वेस्ट बंगाल के थ्रू फ्लो करता है। हुगली, हावड़ा वगैरह में टीमें तैनात हैं। तो ये दोनों इश्यूज सिमिलरली हैवी रेनफॉल के कारण ट्रिगर हुए हैं। जनजीवन डिस्टर्ब होगा क्योंकि रोड कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन पूरी डिस्टर्बेड है, लेकिन होपफुली इसको जल्दी रिस्टोर कर पाएंगे। जी जी, और ये पहाड़ी इलाका है और दूर दराज के इलाके भी हैं, तो यहाँ पर बचाव के लिए किस तरह की खास ज़रूरतें हैं? हमारे पास हर तरह की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट रहती है। तो माउंटेन एरियाज में या डैम के एरिया में हमको डाइविंग करके भी किसी को रेस्क्यू करना पड़े, वो सारी तैयारी के साथ हम लोग जाते हैं। कटिंग इक्विपमेंट ले जाते हैं, डिगिंग इक्विपमेंट ले जाते हैं, क्योंकि इस तरह के तजुर्बे से जो हमको ध्यान में आता है क्या क्या जरूरत हो सकती है वहां पे, उसकी तैयारी के साथ हम लोग वहां जा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि जहां भी लोग फंसे होंगे उसमें एनडीआरएफ एक अच्छा परफॉर्मेंस करके उनको बचा पाएगी। जी, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जा सकें। लोग लापता हैं और सैनिक भी लापता हैं। धन्यवाद आपका अतुल कारवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिक्किम में इस समय काफ़ी स्थिति जो है धीरे धीरे संभल रही है, लेकिन अभी भी वहाँ पे काफ़ी परेशानी है। जनजीवन अस्त व्यस्त तो है ही, बहुत ज़्यादा इलाकों में बाढ़ की वजह से तबाही है और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। कई सवाल हैं। सच की पड़ताल में इस वक्त इतना ही। नमस्कार।